Dear students, today first of all we are going to start AC generator and then we will discuss about the AC transformer. AC generator क्या होता है? जहाँ पर AC alternating current को generate किया जाता है, that device is known as the AC generator. AC generator में दो तरफ मैग्नेट लगे रहते हैं और उनके बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल की कोई कॉइल होती है और वो कॉइल जो है उसको एक्सटर्नली कोई मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करके रोटेट करवाया जाता है। जब वो रोटेट होती है तो लगातार ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। और हमें पता है कि जब भी एक ओरिएंटेशन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और जब बाहर से उस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं तो उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में बेसिकली यही प्रिंसिपल है कि अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के रोटेट करोगे तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगी और व्हेन सर्किट विल बी क्लोज्ड देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द एसी जनरेटर। इसके अंदर क्या होता है कि एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल लगा रहता है। मान लिया दिस इज द साउथ पोल और एक कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल है। तो इसमें क्या होता है कि ये कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है और ये कॉइल के जो नीचे का हिस्सा है, ये नीचे जो दिखाई देती है दो रिंग, ये R1 रिंग है, ये R2 रिंग है, ये रोटेट कर सकती है और ये रिंग जो है वो दो बुशीज के साथ अटैच है, ये दो बुशीज हैं। तो जब ये रोटेट करेगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई किया है हमने, इस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी ओरिएंटेशन लगातार चेंज होती रहेगी। जब ये ओरिएंटेशन चेंज होगी तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ इंड्यूस जब होगा तो उसकी वजह से करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। ये एक लोड रेजिस्टेंस दिखा दिया। तो ये दो वायर हैं, ये दो बुशीज के साथ, ये रिंग के साथ लगे हुए हैं। इससे लगातार एक कंटिन्यूअस इनके बीच में कॉन्टैक्ट बना रहेगा। जब ये इधर आएगी तो ये इधर वापस चली जाएगी और जब ये उधर आएगी तो ये उधर चली जाएगी। दोनों एक दूसरे से अपोजिट होती हैं ये। तो अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम सोचें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है कि बी डॉट ए लिखते हैं हम लोग, और उस बी डॉट ए को हम क्या बोलते हैं, बी ए cos थीटा, where थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो ये क्या बन जाएगी, बी ए cos ओमेगा टी। तो एक टर्न के लिए इतना मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर ये ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ वायर्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन जाएगा, एन बी ए cos ओमेगा टी।
तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज डी फाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कोस ओमेगा टी। तो एन बी ए तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, कोस ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी और इनटू में ओमेगा और बाहर माइनस। तो ये एक माइनस तो यहाँ पे ये आएगा कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी दी ईएमएफ इंड्यूस्ड। करंट कितना होगा ई बाई आर, ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जो भी है, तो एन बी ए बाई आर इंटू में साइन ओमेगा टी। तो ये एन बी ए बाई आर इसको एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, दैट इज आई नोट विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे बन जाएगा। अब अगर इनिशियली ये क्वाइल बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इस साउथ पोल इस नॉर्थ पोल के बीच में ये बिल्कुल ऐसे है, तो क्वाइल का जो नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल मान लिया 0 डिग्री बन जाएगा। तो इनिशियली करंट उसके अंदर इंड्यूस 0 होगा। जब ये क्वाइल रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी, पैरेलल बन जाएगी इसके, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल टू दिस प्लेन ऑफ द क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री ओमेगा टी की जगह थीटा और थीटा की जगह 90 रखोगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी। फिर अगेन जब वो इससे रोटेट करके वापस घूम के 90 डिग्री बनाएगी तो अगेन 0 डिग्री बन जाए, 0 करंट इंड्यूस हो जाएगा। फिर 3/2 रोटेशन में माइनस आ जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू उस समय 270 डिग्री हो जाएगी और जब साइन की वैल्यू 270 डिग्री होती है तो माइनस बन जाता है। तो करंट इंड्यूस का जो ग्राफ बनेगा, जब ये क्वाइल ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो उस टाइम पे नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड 0, तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करता है थीटा को। तो जब अगर उनके दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो ईएमएफ इंड्यूस भी 0 और करंट भी 0। जब 90 डिग्री होगा तो करंट मैक्सिमम, फिर अगेन 0। तो इसका ग्राफ ऐसे साइनसोइडल वेव्स बनेगी। दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई एंड दिस इज टाइम और एंगल। टाइम के साथ साथ ही एंगल चेंज हो रहा है और एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा। तो एसी जनरेटर ऐसे काम करता है, बस एक एक कंडक्टिंग क्वाइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के आपको घुमानी है। इसको कैसे घुमाते हैं, कोई टरबाइन वगैरह से इसको अटैच कर देते हैं, उस टरबाइन के ऊपर से आगे पानी गिरेगा तो वो घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी और उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्क डन बाय द एसी जनरेटर। अब नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, आपकी बुक में कई सारी दी मिलेंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, एसी जनरेटर एंड एसी ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, इसमें अगर ये मल्टी फेज बनाना है तो मल्टी फेज जनरेटर कैसे बना सकते हैं, इसी को आप इसमें क्या करो, ये एक क्वाइल है, एक दूसरी क्वाइल और लगा दिया, मान लिया 60 डिग्री एंगल पे। एक तीसरी क्वाइल और लगा दी, मान ले उससे भी 60 डिग्री एंगल पे। तो ये तीनों रोटेट करेंगी, तीनों का एक्सिस सेम है, बस ये वायर अलग अलग जाएंगे। तो जब फर्स्ट क्वाइल यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बना रही होगी, दूसरी 60 डिग्री बना रही होगी, तीसरी 120 डिग्री एंगल बना रही होगी। हमें पता है कि एंगल जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो अगर ये तीनों के एंगल आगे पीछे होंगे तो तीनों में अलग अलग टाइम पे पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी और अलग अलग टाइम पे 0 वैल्यू ऑफ करंट होगी। तो जिस टाइम ये फर्स्ट वाला 0 पे है, सेकंड वाला 60 पे होगा, तो उसका करंट फ्लो का वेरिएशन ये ऐसे बन जाएगा 60 डिग्री बाद में। और थर्ड वाले का क्या बन जाएगा, उसका उससे भी 60 डिग्री बाद में। तो
दिस इज 0, 60 डिग्री, 120 डिग्री। ये क्या बन गया? मल्टी फेज एसी जनरेटर बन गया। आपके घर में जो लाइट आती है वो 3 फेज में आती है, वो ऐसे ही होता है। जनरेटर एक ही है, उसमें 3 कॉइल चढ़ा रखी है। 3 कॉइल चढ़ाने से क्या होता है कि आगे पीछे करंट इंड्यूस होता है, एक में कुछ, दूसरे में कुछ, तीसरे में कुछ। तो अलग अलग टाइम पे उनके अंदर पीक वैल्यू ऑफ करंट और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है। दिस इज वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर एंड मल्टी फेज एसी जनरेटर। नेक्स्ट है एसी ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं इसको वैसे। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर ये कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है कि एक तो ये थिक प्लेट है कोई इंसुलेटिंग मटेरियल की, और से बनी हुई होती है। लेमिनेटेड शीट से क्यों बनी रहती है? ताकि कंप्लीट में इसमें एडी करंट इंड्यूस ना हो। अगर एक पूरी कंप्लीट मोटी शीट होगी तो एडी करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो ये अलग अलग शीट्स से बनाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ एक वायर ये वाउंड है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल, और दूसरी तरफ एक सेकेंडरी कॉइल होती है। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी कॉइल। इसमें हमें आउटपुट मिलती है और इधर से हम इनपुट देते हैं। अब क्या होगा जब हम एसी करंट को सप्लाई करेंगे इधर से, अब वो वेरिएबल मैग्नीट्यूड है, उसका लगातार चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा वो भी लगातार चेंज होता रहेगा। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसको मिलेगा, अदरवाइज कोई डायरेक्ट टच नहीं है, इस मटेरियल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, बस इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसको जाके इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो हमें म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉपर्टी पता है, इफ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म करंट इन ए कॉइल देन अनदर कॉइल विच इज इन इट्स नेबरहुड विल अपोज इट्स नॉन यूनिफॉर्मिटी, और उसकी वजह से वो क्या होता है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है एसी ट्रांसफॉर्मर? इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे एक कॉइल के अंदर आप करंट दोगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको मिलेगा, इसके अक्रॉस जाएगा, और वो अगर वेरिएबल है तो इट विल अपोज द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर अपोजिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये इसका प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब इसके अंदर हमें अगर ये एक बात याद रखनी है कि EMF इंड्यूस्ड पर टर्न फॉर प्राइमरी कॉइल एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल इट विल रिमेन्स सेम। क्यों रहेगा? क्योंकि EMF इंड्यूस किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E पर टर्न या ईच टर्न दैट इज इक्वल टू d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है प्राइमरी कॉइल के लिए भी और सेकेंडरी कॉइल के लिए भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NP है टोटल और इसमें NS है, तो हम क्या लिख सकते हैं, EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न, मतलब EMF इंड्यूस्ड टोटल इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी। तो ये क्या बन गया, दिस इज EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, दिस इज EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, इट विल बी ऑलवेज सेम। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप क्या बन गया, ES इज इक्वल टू NS उस साइड चला जाएगा डिवाइडेड बाई NP इंटू में EP।
ये ईपी क्या है, जो आपने इनपुट ईएमएफ अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया। और एनएस बाई एनपी क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल टू प्राइमरी कॉइल। तो अगर एनएस बाई एनपी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ईएस क्या हो जाएगा, ईपी से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्राइमरी में आपने वोल्टेज अप्लाई किया है सेकेंडरी में आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मतलब आपने वोल्टेज बढ़ा दी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो अगर आपने वोल्टेज बढ़ानी है तो सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं वो ज़्यादा लो, प्राइमरी में कम लो, देन वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट विल बी मोर। इसका रिवर्स, इसका उल्टा क्या हो सकता है, यहीं पे अगर NS इज लेस देन NP तो उस सिचुएशन में सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होगी दैट विल बी लेस देन द प्राइमरी, दैट ट्रांसफॉर्मर विल बी नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो फिर वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जैसे हमारी कॉलोनी या घर में कहीं गांव में कोई भी सेक्टर में जो ये ट्रांसफॉर्मर रखे रहते हैं, ये सारे क्या हैं, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैं। बाहर से पावर हाउस से बहुत हाई वोल्टेज लाइट आती है हमारे पास और ये उसको स्टेप डाउन करके 240 वोल्ट बना के हमारे लिए यूजेबल बना के उसको हमारे को देते हैं, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में एसी में लगा रहता है या पूरे घर का हम एक स्टेबलाइजर लगा देते हैं। वो क्या करता है, उसका काम जनरली क्या होता है कि पीछे से कई बार लो वोल्टेज आती है, बहुत कम लाइट आती है, तो वो उसको स्टेप अप कर देता है और वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी यूजेबल एनर्जी बना देता है, दैट इज स्टेप अप। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन का यही मतलब है, ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, ये वोल्टेज को कम कर देता है। बढ़ाना है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ले लो और कम करना है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को कम ले लो। दिस इज द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, इफ देयर इज नो पावर लॉस, देयर इज नो पावर लॉस, तो पावर अक्रॉस प्राइमरी ईपी आईपी विल बी इक्वल टू पावर अक्रॉस सेकेंडरी ES IS। तो ये पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो इस सिचुएशन में एफिशिएंसी क्या बन गई, 100%, ES IS अपॉन EP IP। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 100%। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ये रिप्रेजेंट करता है 100% एफिशिएंसी को। तो ये एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, IS इज इक्वल टू EP बाई ES इंटू में IP। और अभी अभी हमने सीखा है कि EP बाई NP इज इक्वल टू ES बाई NS। ये EP बाई ES है, तो EP बाई ES किसके बराबर हो जाएगा, NP बाई NS के बराबर हो जाएगा। तो इस EP बाई ES की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NP बाई NS और ये IP एज इट इज। तो करंट रेशियो क्या बन गया, IS बाई IP NP बाई NS, ये ऐसे बन गया। तो इस तरीके से आप इसमें करंट भी निकाल सकते हो, जैसी ज़रूरत हो वैसी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बाकी न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। थैंक यू।